हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। जैसा आपको पता है हमने क्लास 10th में केमिस्ट्री के 3 चैप्टर कर लिए हैं। आज ही आपका चौथा चैप्टर है फिजिक्स का। इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं, चैप्टर का नाम है आपका विद्युत। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? विद्युत। विद्युत क्या होता है ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो विद्युत पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको आवेश के बारे में पढ़ना होगा। आवेश क्या होता है? तो सबसे पहले आपको किसके बारे में पढ़ना है? आवेश के। जैसा आपको पता है कि जो आपके पास आवेश है, आवेश एक परमाणु का, जितने भी आप देखोगे परमाणु हैं उनका एक मूल कण होता है। क्या होता है? मूल कण। जिस तरह से आप देखते हो कि आपका कंघा आवेशित हो जाता है चीज़ों को रगड़कर। आप कंघे को बाल से रगड़ते हो तो कंघे पर छोटे छोटे पार्टिकल चिपक जाते हैं, यानी कि वो आवेशित हो जाते हैं। अगर आप कांच की छड़ लें, कांच की छड़ को रगड़ दें तो रगड़ने पर वो भी आवेशित हो जाती है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें आप देखोगे कि आवेशित कैसे वस्तु होती है। ठीक है, वो आप 12th में बिल्कुल इसको एक्सप्लेन करके पढ़ोगे। अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि ये किसी भी परमाणु का एक मूल गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है जो उसके अंदर हमेशा प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब जो आवेश होता है ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। तो आवेश आपका धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। जो आपके पास आवेश होता है उसका मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? मात्रक कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। अब आप देखेंगे अगर दो आवेश, एक आवेश धनात्मक, दूसरा कैसा होता है? ऋणात्मक। तो जैसे एक टेबल में आपको बनाऊं, पहला अगर मैं देखूं कुछ कण आपको दूं इलेक्ट्रॉन। क्या दूं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 की घात -31 किलोग्राम। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यह है आवेश और ये क्या है? इसका द्रव्यमान। जैसे मैं आपसे कहूँ दूसरा प्रोटॉन, जो आपके पास प्रोटॉन होता है उसका द्रव्यमान, उसका आवेश होता है प्लस में 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम। और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तीसरा आप देखेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का आपके पास आवेश होता है न्यूट्रॉन आपका एक उदासीन कण है। मतलब इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, जितना धनात्मक आवेश होगा, उतना ही इसके अंदर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। ठीक है, और इसका द्रव्यमान लगभग न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर कह सकते हैं या थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं। 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg आपके पास होगा। ठीक है, तो ये आवेश के बारे में था। जो आप देखेंगे अगर जैसे इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी, तो इसके पास ऋणावेश, इसके पास भी ऋणावेश। तो आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है मतलब समान आवेश के हैं। या आप कहेंगे एक प्रोटॉन दूसरा भी प्रोटॉन, इसके पास भी प्लस आवेश है, इसके भी। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? दूर हटाएंगे, यानी कि प्रतिकर्षण करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, मीन्स एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। ऐसा किसने बताया? कूलाम ने। ठीक है, तो इसी के सम्मान में हमने आवेश का मात्रक क्या रखा था? कूलाम रखा था। तो जो समान आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो ये देखा, असमान आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, समान है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। कूलाम आवेश का एसआई मात्रक है। तो अभी मैंने बताया आपको, जो कूलाम होता है आवेश का एसआई मात्रक होता है। एक कूलाम आवेश का मतलब है कि 6 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश। एक कूलाम आवेश का मतलब है, देखो कितना बड़ा आवेश है एक कूलाम, कि अगर आप 6 गुना 10 की घात 18 ले, 6 इतने 18 बार 0 इतने इलेक्ट्रॉन ले, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा वो आवेश आपका एक कूलाम है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? 1.6 गुना 10 की घात -19। अभी मैं आपको पढ़ा चुका। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये है,
एक प्रोटॉन पर आवेश ये है। ठीक है, और किसी भी वस्तु पर आपको आवेश निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। आपने ये भी पढ़ा होगा, स्मॉल q बराबर NE। n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये दिया है। n क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो कि होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो ये किस पर आवेश है? एक इलेक्ट्रॉन पर। उसके बाद देखते हैं, अब आवेश हमने पढ़ लिया, ये आवेश, ये आवेश, ये आवेश चलने लगा। अब आवेश क्या होने लगा? चलने लगा। तो आवेशों के चलने को यानी कि प्रवाह की दर को ही हम धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारा। मतलब अगर आपके पास आवेश है, वो आवेश गति करने लगे, गति करने का मतलब है वो आवेश चलने लगे, तो आवेशों के प्रवाह की दर यानी कि ऊपर आवेश, दर का मतलब होता है समय, और नीचे समय, इसी को बोलते हैं हम धारा। धारा भी कौन सी? विद्युत धारा। तो यही परिभाषा हम पढ़ेंगे, आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश जो प्रवाहित हो रहा है उसकी दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला बनेगा आवेश बटे समय। मीन्स धारा को लिखते हैं I से, आवेश को लिखते हैं Q से, समय को लिखते हैं T से। तो I का फॉर्मूला बन गया Q बटे T। अब आप देखेंगे इसका मात्रक, जो धारा है आपकी, धारा का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकंड। तो पहला मात्रक आया कूलाम पर सेकंड। क्या आया? कूलाम पर सेकंड। अब इसके साथ साथ इसका दूसरा मात्रक भी होता है जिसको आप याद रखेंगे, उसका नाम होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर, और ये आपके पास एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि का मतलब है कि इस राशि को व्यक्त करने के लिए केवल किसकी जरूरत पड़ती है? केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। और जिनको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उनको बोलते हैं हम सदिश राशि। क्या बोलते हैं? सदिश राशि। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या? नेक्स्ट है हमारे पास धारा का ऐसा ही मात्रक मैंने पढ़ा दिया, एम्पियर। एक एम्पियर यानी कि एक कूलाम की एक सेकंड में एक कूलाम आवेश अगर प्रवाहित हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम एक एम्पियर धारा। अब आप कुछ और मात्रक देखेंगे इसके, छोटे मात्रक। 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर में होंगे 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर में होंगे 1 गुना 10⁻⁻6 एम्पियर। ये भी आपको याद रखना है, 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर होता है। अब जब धारा हमने पढ़ ली तो धारा को कैसे मापेंगे कि कितनी धारा किसी परिपथ में बह रही है? तो उसको मापने का एक आपके पास यंत्र होता है, उस यंत्र का नाम होता है अमीटर। क्या होता है यंत्र का नाम? एमीटर। तो एमीटर के द्वारा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्या नापा जाता है? तो जो आप देखेंगे एमीटर, तो एमीटर किसको मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? एमीटर आपको धारा को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये पूछेगा इसको कैसे क्रम में लगाते हैं? तो इसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। एमीटर का सिंबल क्या होता है? ए लिखना सिंपल, आपने देखा होगा घरों के वोल्टेज में आपको दिख जाएगा प्लस माइनस, इस तरह से ए लिखा हुआ, उसके अंदर सुई होगी, आपको इस तरह से दिख जाएगा। तो अब देखेंगे एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। एमीटर का प्रतिरोध अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? अगर एमीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो सारी की सारी धारा एमीटर ही ले लेगा। ठीक है, तो एमीटर का प्रतिरोध कम होता है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा धारा को माप सके, तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये किस में जुड़ेगा? श्रेणी क्रम में। उसके बाद दूसरा पॉइंट, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। आप देखोगे अगर मैं कहूँ तार है, इस तार में धारा की दिशा मैंने ये दिखा दी I, तो इसका मतलब ये धारा की दिशा नहीं है, वरना ये सदिश राशि हो जाती। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके विपरीत इस दिशा में बह रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन है धारा की दिशा के विपरीत क्या कर रहे हैं? बह रहे हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया। तो स्टार्टिंग में
कुछ भी जानकारी नहीं थी हमें, इसलिए हमने धारा को ये माना कि धनावेश चल रहे हैं। बाद में हमने देखा कि जिस तरफ को हमने धनावेश दिखाया, ऋण आवेश बिल्कुल उसके विपरीत दिशा में चलने लगे। अब ये टॉपिक आपका धारा का कंप्लीट होता है। अब आपका टॉपिक जो चलेगा वो चलेगा विभवांतर, जिसको हम देखते हैं।